तो आज के लेक्चर में हम 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जिनको हमें हमेशा ध्यान में रखना है जब हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो तो आप किसी भी लोडिंग डायग्राम के कंक्लूजन पे इजीली पहुंच पाओगे। ऑलराइट, सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। तो जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब हमारे पास कोई भी बीम थी, वो सिंपली सपोर्टेड थी या फिक्स्ड बीम थी, उस पर जब पॉइंट लोड लग रहा था तो जो उसका शियर फोर्स डायग्राम आता था वो कुछ इस तरीके से आता था, और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आता था वो कुछ इस तरीके से आता था। तो जो शियर फोर्स डायग्राम है, अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि जो शियर फोर्स डायग्राम है वो कांस्टेंट है एक पॉइंट पे, और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो लीनियरली वेरी कर रहा है। उसके बाद जब हमने यूडीएल लगाया किसी बीम पे तो जो उसका शियर फोर्स डायग्राम आया था वो कुछ इस तरीके से आया था, और जो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आया था वो कुछ इस तरीके से आया था। ठीक है, और जब हमने हमारी बीम पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगाया तो जो उसका शियर फोर्स डायग्राम था वो कुछ इस तरीके से आया था, और जो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था वो कुछ इस तरीके से आया था। तो इन डायग्राम्स में क्या सिमिलैरिटी है? जब हमने पॉइंट लोड लगाया किसी बीम पे तो हमारा जो शियर फोर्स डायग्राम है वो एक कांस्टेंट की तरह आया, मतलब जो उसका कर्व था वो 0 डिग्री का कर्व था। और जब हमने उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखा तो उसका जो कर्व था वो लीनियर हो गया एकदम से, तो उसका कर्व जो था वो 1 डिग्री का कर्व हो गया। तो जो हमने यूडीएल लगाया तो हमारा जो शियर फोर्स डायग्राम का कर्व आया वो 1 डिग्री का कर्व आया, इसका मतलब वो लीनियरली वेरी कर रहा था। और जब हमारा उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखा हमने तो उसका जो कर्व आया था वो 2 डिग्री का कर्व आया था, इसका मतलब वो पैराबोलिक लॉ फॉलो कर रहा था। और जब हमने यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगाया, इसका मतलब जो लोडिंग थी वो लीनियरली वेरी कर रही थी, मतलब 1 डिग्री की लोडिंग थी, तो उसका जो शियर फोर्स डायग्राम आया था वो आया था 2 डिग्री कर्व, मतलब वो पैराबोलिक लॉ फॉलो कर रहा था। और जो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आया था वो आया था 3 डिग्री का कर्व। तो यहाँ से अब हमें क्या पता चला? ऑलराइट, अगर आपको पहले नहीं पता था कि 1 डिग्री का कर्व या 2 डिग्री का कर्व या 3 डिग्री का कर्व कौन सा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो 0 डिग्री का कर्व होता है वो होता है जिसका स्लोप 0 होता है, ठीक है, जो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब जो हमारा ये शियर फोर्स डायग्राम है ये 0 डिग्री का कर्व है, और जो हमारा ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ये 1 डिग्री का कर्व है, क्योंकि ये लीनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है ना, जो उसका ट्रायंगुलर शेप में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आया है ये लीनियरली वेरी कर रहा है। उसके बाद जब हमने ये यूडीएल लगाया तो ये क्या है, ये 0 डिग्री का कर्व है, और 0 डिग्री का कर्व मतलब ये कॉन्स्टेंटली लग रहा है। जैसे हमारी यहाँ पे शियर फोर्स थी, ऐसे अब यहाँ पे हमारी लोडिंग लग रही है जो कि कॉन्स्टेंट लग रही है पूरी बीम पे। उसका जो शियर फोर्स डायग्राम आया वो आया 1 डिग्री कर्व, मतलब वो लीनियरली वेरी कर रहा है। और उसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आया वो आया था पैराबोलिक। तो अगर आप पहले वाली वीडियोस देखोगे तो उसमें हमने देखा कि जो हमारा डायग्राम आया था वो आया था पैराबोलिक, क्योंकि उसमें जो लेंथ का ना स्क्वायर हो रहा था, उसमें आ रहा था WL स्क्वायर बाय समथिंग, तो वहाँ पे लेंथ का स्क्वायर हो रहा था। ऐसे ही जब हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखा था यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का, तो उसमें लेंथ का क्यूब हो रहा था। इससे हमने क्या पता किया कि जो हमारा कर्व आएगा वो 3 डिग्री का कर्व आएगा। इसका मतलब जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कर्व था वो क्यूबिक लॉ फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो 1 डिग्री का कर्व वो जो कि लीनियरली वेरी करता है, 2 डिग्री का कर्व वो जो कि पैराबोलिक लॉ फॉलो करता है, और 3 डिग्री का कर्व वो जो कि क्यूबिक लॉ फॉलो करता है। तो यहाँ से इन सभी डायग्राम से जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये आता है कि जो हमारा शियर फोर्स डायग्राम है वो 1 डिग्री हायर होता है हमारे लोडिंग डायग्राम से, और जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो 1 डिग्री हायर होता है अपने शियर फोर्स डायग्राम से। ऐसा केस आपको हर लोडिंग डायग्राम के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे 0 डिग्री का कर्व था तो 1 डिग्री का कर्व आया, और जब वहाँ पे 1 डिग्री का कर्व था तो यहाँ पे 2 डिग्री का कर्व आया। ऐसे यहाँ पे जब 1 डिग्री का कर्व था तो इधर 2 डिग्री का आया, और इधर जब 2 डिग्री का कर्व था तो इधर 3 डिग्री का कर्व आया। आई होप आपको जो पहला पॉइंट है वो समझ आ गया होगा कि जो शियर फोर्स डायग्राम है वो 1 डिग्री हायर होता है हमारे लोडिंग डायग्राम से, और जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो 1 डिग्री हायर होता है हमारे शियर फोर्स डायग्राम से। ओके, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर किसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है तो जो शियर फोर्स डायग्राम है उसकी वैल्यू उसके मैग्नीट्यूड से चेंज हो जाएगी। अगर सिंपली हम AC डायग्राम में देखें, हमारे इस डायग्राम में एक लोड लग रहा है P, तो उसका जो शियर फोर्स डायग्राम आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे जो रिएक्शन आते थे वो आते थे P/2 और P/2। ठीक है, तो जो हमारा शियर फोर्स डायग्राम था ये वैल्यू आती थी P/2। फिर यहाँ पे एकदम से जो लोड लगा P, उस कॉन्सेंट्रेटेड लोड की वजह से जो यहाँ पे चेंज आया शियर फोर्स में उसके मैग्नीट्यूड का, यहाँ पे P/2 था तो यहाँ पे P/2 हो गया, और इधर ये था पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव से एकदम से नेगेटिव चला गया, क्योंकि हमने P/2 में से पूरी P के जो मैग्नीट्यूड है वो माइनस कर दिया, तो P/2 माइनस P विल बी इक्वल टू नेगेटिव P/2। तो जो हमारा डायग्राम था वो नेगेटिव चला गया था। तो ये सेकंड पॉइंट कहता है कि जहाँ पे भी पॉइंट लोड लगेगा
उस मैग्नीट्यूड का असर आएगा उसके शियर फोर्स डायग्राम पे। या तो वो एकदम सडनली राइज कर जाएगा या एकदम फॉल कर जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द साइड्स, आप किस साइड से देख रहे हो। अगर इस साइड से देख रहे हो या इस साइड से देख रहे हो, तो आप अगर इधर से देखोगे तो आपको यहाँ से लगेगा कि एकदम से राइज कर रहा है, अगर आप इधर से देखोगे तो आपको लगेगा एकदम से यहाँ पे फॉल कर रहा है। तो जहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड लगेगा वहाँ पे एकदम से चेंज आ जाएगा उसके शियर फोर्स डायग्राम में। तो इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखना शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हुए। जहाँ पे भी आपको पॉइंट लोड लगे तो आप पहले ही समझ जाना कि एकदम से यहाँ पे ड्रॉप या राइज होगा अपने पॉइंट लोड की वजह से। अब कॉन्सेंट्रेटेड लोड वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब बीम पे लगेगा वही है, वो ये रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ये रिएक्शन भी तो एज अ पॉइंट लोड की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो, चाहे वो बीम के ऊपर हो या फिर रिएक्शंस पे हो, एकदम से उसके शियर फोर्स डायग्राम में चेंज आ जाएगा उन पॉइंट लोड्स की वजह से। तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी भी बीम पे कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है, उस कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट की वजह से जो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसमें अचानक से राइज या फॉल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारी किसी बीम में ऐसा क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है तो उसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से। तो अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस देखे हैं तो उसमें जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो एकदम से राइज या फॉल कर जाती है। अब हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो डाउन जा रहा था, उसके बाद जो क्लॉकवाइज मोमेंट आया, क्योंकि हम इस क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेके चलते हैं तो एकदम से उसमें वैल्यू में राइज आ गया, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चला गया, फिर एकदम से फिर वो जीरो की तरफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा सपोर्ट आ गया। ठीक है, ऑलराइट। तो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर हमारे किसी बीम में ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट गिवन है तो उस कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट की वजह से जो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसमें सडन चेंज आ जाएगा, लेकिन उसके शियर फोर्स डायग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसका शियर फोर्स डायग्राम देखें तो एक नॉर्मल कांस्टेंट शियर फोर्स डायग्राम आएगा जो कि कांस्टेंट होगा और इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, ये नेगेटिव होगा। लेकिन जो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप्स में आएगा, जिगजैग शेप में, जिसकी वैल्यू पहले नेगेटिव जाएगी, फिर एकदम से उसमें क्लॉकवाइज मोमेंट लगा तो वो ऐड हो गया और वो राइज कर गया एकदम से। उसका बेंडिंग मोमेंट पहले लिख दो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है उसका उसमें एकदम से राइज हो गया, उसके बाद वो फिर जीरो पे आ गया सपोर्ट पे। ऑलराइट, तो आप समझ गए होंगे कि थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर एकदम से कोई कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है तो उस कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट की वजह से एकदम से हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है उसमें सडन राइज या फॉल आ जाएगा, सेम जैसे कि हमारी लोड की वजह से शियर फोर्स डायग्राम में राइज या फॉल आ रहा था। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है। बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर हमारे लोडिंग डायग्राम में अगर उसका शियर फोर्स डायग्राम साइन चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो जो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा उसकी उस पॉइंट पे या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिंपल सा एग्जाम्पल हम देखें, यहाँ पे बीच में पॉइंट लोड लग रहा है तो जो उसका शियर फोर्स डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से आएगा, तो जो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है कुछ इस तरीके से आएगा। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा एक पॉइंट होगा जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये कहता है कि जहाँ पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू या तो मैक्सिमम या मिनिमम होती है। तो जिसका अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखो, अगर यहाँ पे पी लोड लग रहा है और बीम की लेंथ है एल, तो जो उसका शियर फोर्स डायग्राम था यहाँ पे p/2, यहाँ पे एकदम से p चेंज हो गया और यहाँ पे फिर p/2 आ गया, और जो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा वो आएगा इधर PL/4। ये है इस बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम की मैक्सिमम वैल्यू। इस पॉइंट C पे अगर इसका नाम दे दूँ, ये A है, ये B है और ये C हो गया पॉइंट, अगर तो इस C पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। अगर आप इसको दूसरे एग्जाम्पल से देखो तो अगर हम यूवीएल का एग्जाम्पल ले लें कोई भी, जिसका शियर फोर्स डायग्राम आ रहा था वो कुछ इस तरीके से आ रहा था, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, शियर फोर्स डायग्राम इधर आ रहा था, यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू जीरो थी और जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम थी इसकी वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वैल्यू थी, उसके बाद वो जीरो जा रहा था। ये 3 डिग्री का कर्व आ रहा था, मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट पॉइंट में। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम थी। मतलब फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जो बेंडिंग मोमेंट है या तो वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, लेकिन इसका जो उल्टा है, इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है कि अगर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो आ रही है कहीं पे तो जो शियर फोर्स की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, ऐसा ट्रू नहीं है। लेकिन अगर शियर फोर्स की वैल्यू जीरो है तो बेंडिंग मोमेंट या तो आइदर मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। तो ये फोर्थ पॉइंट भी आप ध्यान में रखना कि अगर जहाँ पे भी शियर फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है या तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। ऑलराइट, तो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारे किसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो साइन चेंज कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये हमारा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है इस तरीके से, और अगर ये अपना साइन चेंज कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये कहता है कि जब अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इसका जो कर्वेचर है वो भी चेंज हो रहा है, और जिस पॉइंट पे इसका कर्वेचर चेंज हो रहा है उस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन।
पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन का मतलब है इस बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है, और जब उसके साइन चेंज हो रहे हैं तो उसका कर्वेचर भी चेंज हो रहा है, और उस कर्वेचर जो चेंज हो रहा है उस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। इसका एक दूसरा नाम भी है। अब जब इसका साइन चेंज हो रहा है तो उसका कर्वेचर भी चेंज हो रहा है, और इसी वजह से जो इसका इलास्टिक कर्व होगा उस इलास्टिक कर्व का भी कर्वेचर चेंज होगा इसी पॉइंट पे, इसी सेम पॉइंट पे, और उस चेंजिंग की वजह से हम इसका दूसरा नाम देते हैं, वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है कि जब हमारा कॉन्ट्राफ्लेक्शन था तो वहाँ पे जो कर्वेचर था बेंडिंग मोमेंट का वो चेंज हो रहा था, लेकिन उस कर्वेचर चेंज होने की वजह से जो इसका इलास्टिक कर्व होगा उस इलास्टिक कर्व का भी कर्वेचर चेंज होगा, और उस कर्वेचर चेंज होने की वजह से उसका हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मोटी मोटी सी ये बात है कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी या उसका साइन चेंज हो रहा होगा उसका हम नाम देते हैं या तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बता दिया कि कॉन्ट्राफ्लेक्शन और इन्फ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है। बेसिकली एक ही पॉइंट को बोला जाता है, लेकिन ये इलास्टिक कर्व के लिए बोला जाता है कि अगर इसका इलास्टिक कर्व जो होगा उसके भी कर्वेचर चेंज होगा तो उसका हम नाम देंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जिस पॉइंट पे चेंज होगा बेसिकली इसी पॉइंट पे चेंज होता है वो, तो इसी पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन के जब इसका कर्वेचर चेंज हो रहा है तो उसको हम नाम देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ऑलराइट, तो ये बेसिकली 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं जब आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे। मैं अगली वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें 5 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताऊंगा कि जब हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने होंगे तो उनको भी ध्यान में रखना है ज़रूर। ऑलराइट, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर आपको डाउट है इनमें से किसी भी चीज़ में तो आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, तो उनके देखिए कि कैसे हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किए थे। और अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप अपनी बुक्स को भी उठा सकते हैं, उनमें भी देख सकते हैं कि किस तरीके के डायग्राम्स आ रहे हैं, और शायद तब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं और ज़्यादा। ठीक है, बाकी आपने वीडियो देख ही ली होगी पूरी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IES JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 5 पॉइंट्स के साथ।